one, it's a very interesting chapter as I quoted here, friction, a necessary evil. ठीक है, प्यारा सा दुश्मन, ठीक है, एक प्यारा सा दुश्मन। फ्रिक्शन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगा, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स कब होता है? अब जब फोर्स की बात आता है तो फोर्स के बारे में 3 चीज जानने की जरूरत होता है। क्या क्या चीजें? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये 3 चीज जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या आपको थोड़ा बहुत मालूम है कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? फॉर द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। Sir, opposite to the direction of the body. ये पहला मिसकंसेप्शन है। ये पहला मिसकंसेप्शन है कि फ्रिक्शन इज अपोजिट टू मोशन। मैं आपको बताऊंगा, इट मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट मे बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आल्सो, इट मे बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सर ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है। तो स्कूल लेवल में बोलते हैं कि ये अपोजिट टू द मोशन, ये चलता है। अभी हम लोग फ्रिक्शन को सही मायने से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या बताया मैं? फ्रिक्शनल फोर्स मे बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मे बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मे बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आल्सो। आप इधर जा रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट को पहले लिखेंगे हम लोग। whenever there is a relative sliding, whenever there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces in contact, the frictional force develops. In opposition to it। हाँ, ये बात समझ में आया, opposition to it। पहला पॉइंट है। स्टेटमेंट को देखिए, whenever there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces of contact। ध्यान से देखो, सपोज ये मेरा दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ को मैं ऐसे मूव करवा रहा हूँ। आई एम मूविंग इट लाइक दिस, both the hands are moving, but relative to one hand the other hand is stationary because they are all moving together। जैसे आप ट्रेन में जाते हो, बगल में कोई बैठा है तो आपको क्या लगता है कि वो मूव नहीं कर रहा है, तो एक हाथ को लग रहा होगा कि दूसरा हाथ मूव नहीं कर रहा है। अगर हम ऐसे कर रहे हैं हाथ को, तो देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग। सो व्हेन देयर इज ए रिलेटिव स्लाइडिंग, ए फ्रिक्शनल फोर्स विल डेवलप इन ऑपोजिशन टू द स्लाइडिंग। जैसे मान लो मैं ये हाथ को आगे ले रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू दिस हैंड, ये हैंड आगे जा रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आएगा। ये हाथ चल नहीं रहा है लेकिन ये आगे जा रहा है, तो इसके विथ रिस्पेक्ट टू दिस हैंड क्या लगेगा? ये हैंड मेरा रेस्ट में है, ये हैंड आगे जा रहा है, ये हैंड को क्या लगेगा? एज इफ दिस हैंड इज गोइंग बैक। जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो बाहर का पेड़ पीछे जाता हुआ नजर आता है, ये हाथ स्टेशनरी है, ये हाथ आगे जा रहा है, लगेगा कि एज इफ दिस हैंड इज गोइंग बैक, तो ये पीछे की तरफ जाने की लग रहा है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ होगा। Whenever there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces of contact, frictional force develops in opposition to it। Even when there is a tendency of sliding, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है और ये ब्लॉक रेस्ट में है, ना ये स्लाइड कर रहा है ना ही इसका स्लाइड करने की टेंडेंसी है, तो यहाँ पे अभी कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। Suppose I say here is an inclined plane and a block is kept here। छोटा सा ब्लॉक यहाँ पे रखा है और रेस्ट में है, लेकिन अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे ये फिसल जाएगा, मतलब इसका फिसलने का टेंडेंसी है, फिसल नहीं रहा है। तो बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग
देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स। इसका टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग किधर को है, नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा, ऊपर की तरफ। इट इज ऑलवेज इन ऑपोजिशन टू द रिलेटिव स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। जैसे जैसे हम एक एक पन्ना खोलते जाएंगे आपको चीजें समझ में आने लगेगा। पहले हमें देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्यों है, ठीक है। कभी कभार कोई भी ऑपोजिशन फोर्स, स्लाइडिंग मोशन का कोई भी ऑपोजिशन फोर्स को कुछ लोग फ्रिक्शनल फोर्स कह देते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। जब कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है जो ऑपोजिशन फोर्स आएगा चलो हम इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, ऐसा नहीं है। सोचो कि हमारे पास कोई एक सरफेस है जिसको माइक्रोस्कोपिकली देखो तो इसका सरफेस में कुछ इर्रेगुलरिटीज है, ये एक सरफेस है, एक ब्लॉक है। सपोज हम कहेंगे इसके ऊपर कोई एक दूसरा ब्लॉक रखा है जिसके भी इर्रेगुलरिटीज है और ये दूसरा एक ब्लॉक है जो इसके ऊपर रखा हुआ है। अगर ये दोनों ब्लॉक को रख देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, इसका कुछ क्रेस्ट, इसका कुछ ड्रॉप, इसका कुछ इरेक्शंस, इसका कुछ प्रोजेक्शंस, इसके साथ क्या करेंगे, फंस जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ फंस गए, अब अगर आप इसको इधर खींचोगे, इसको इधर खींचोगे, ऑब्वियसली देयर विल बी सम ऑपोजिशन टू स्लाइडिंग। स्लाइड करने की कोशिश करोगे, देयर विल बी सम ऑपोजिशन टू स्लाइडिंग। रिमेंबर दैट इज नॉट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मैकेनिकल लॉकिंग। इसको कहते हैं मैकेनिकल लॉकिंग, मैकेनिकल लॉकिंग, ठीक है। तो ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, यहां पर भी तो अगर एक दूसरे के साथ फंस गए, आप खींचने की कोशिश करोगे तब देखोगे ये कुछ प्रोजेक्ट हुआ, ये कुछ दबा हुआ, ये फंस जाएगा इसमें और स्लाइड आसानी से नहीं करेगा। और जब इसको आप खींचने की कोशिश कर रहे हो आपको लगेगा कि कोई उसको रोकने की कोशिश कर रहा है और जो लेमैन है वो कहेंगे इट इज ऑपोजिशन टू रिलेटिव स्लाइडिंग, सो इट इज फ्रिक्शन। नो, इट इज नॉट फ्रिक्शन। इसीलिए तो गड़बड़ हो जाता है व्हाट इज फ्रिक्शन जानने में। फ्रिक्शन क्या है, मैकेनिकल लॉकिंग नहीं है। फ्रिक्शन क्या है कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मींस जब आप किसी एक ब्लॉक को किसी एक दूसरे ब्लॉक के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, इस ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा कुछ गैप है, उसके चलते वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। The molecules of this surface and this surface stick to each other by some intermolecular attraction, ठीक है ना, ऐसे पकड़ के रखते हैं। अगर ऐसे पकड़ के रखें तो सोचो अब इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे तो there will be a opposition, होगा कि नहीं होगा। This opposition force is called frictional force। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ध्यान रहे, इट इज नॉट मैकेनिकल लॉकिंग, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अब जब हम ये इंटरमोलिकुलर फोर्स के चलते ये दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, हम जबरदस्ती खींच रहे हैं तो इसको छोड़ना है, तो छोड़ने से पहले क्या होगा कि देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये आगे जाएगा तो ये मॉलिक्यूल ऐसे पीछे की तरफ खींचेंगे तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स सेंस होगा इधर की तरफ और इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स सेंस होगा इधर की तरफ। गेटिंग? सोचो कि यहाँ पर छोटे छोटे नेल लगे हैं, यहाँ पर भी छोटे छोटे नेल लगे हैं और आप छोटे छोटे रबर बैंड ऐसे लगे दियो, कनेक्ट कर दियो रबर बैंड्स। जब आप खींचोगे these rubber bands will not allow the surfaces to move, तो you say that force is called frictional force. It is an electromagnetic force of attraction. समझ में आया क्या? फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट मैकेनिकल लॉकिंग, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें समझ में आया। अब आप लोग अभी थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ चुके हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ? इट इज ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होता है? ऑपोजिट टू द स्लाइडिंग और टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। अगर स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड करने का टेंडेंसी है, तो उसके पांव के उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे सारा टर्म को देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, तो पहले चीज आएगा फ्रिक्शनल फोर्स एक नया फोर्स है, हम पहली बार सुने तो उसके बारे में 3 चीज जानने की जरूरत होता है। किसी फोर्स की एक्शंस क्या होगा, वो जब मैनिफेस्ट होगा तो क्या क्या इफेक्ट दिखाएगा, जानने के लिए फोर्स के बारे में 3 चीज जानने की जरूरत होता है। एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा
डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। Point of application. यस, हमें अभी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में ये 3 चीज जानकारी लेना है, बस इतने में ये चैप्टर खत्म। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहां पे एक्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स acts tangentially to the surfaces of contact, surfaces of contact, है ना, in a direction opposite to the relative sliding। हाँ, ये कैसे एक्ट करता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बता दिए, टेंजेंशियली एक्ट करता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, फ्रिक्शनल फोर्स इज एन electromagnetic force, electromagnetic force which frictional force is an electromagnetic force. The frictional force acting on the two surfaces of contact, on the two surfaces of contact, surfaces of contact are equal and opposite। तो पॉइंट नंबर 1 सबको समझ में आ गया है। Whenever there is a relative sliding or tendency of sliding between two surfaces, frictional force develops in opposition to that. The frictional force acts tangentially to the surfaces of contact in a direction opposite to relative sliding। तीसरा हुआ the frictional force is an electromagnetic force। दो सरफेस के बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो दोनों सरफेस को एक दूसरे से दूर जाने नहीं दे रहा है। जब आप उसको जबरदस्ती खींच रहे हो, देयर इज ए रिटार्डिंग फोर्स और अपोजिशनल फोर्स। अगर हम यहाँ पे कुछ पाउडर डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, ग्रीस डाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं लुब्रिकेंट्स डाल देते हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज्यादा हो जाता है। गैप ज्यादा हो जाने से उन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो फोर्स कम हो जाता है। अब इसको आप आसानी से फिसला सकते हो एक के ऊपर दूसरे को, इसलिए लुब्रिकेशन डालने से फ्रिक्शन घट जाता है ना। अगर इसके ऊपर मान लो कि ये ब्लॉक को इसके ऊपर आप खींच रहे हो, खींचने में कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, अब इसके ऊपर और कोई वजनदार ब्लॉक को रख दो, ये और जोर से दब जाएगा, ये दोनों पास आ जाएंगे, फोर्स और स्ट्रांग हो जाएगा। अब उसको खींचना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खाली टेबल को ढकेलना आसान है, टेबल के ऊपर कोई बैठा हुआ है आप ढकेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर कमिंग इवन क्लोजर, द फोर्स बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस मैनीफोल्ड। अब इसको स्लाइड करवाना मुश्किल हो रहा है। क्या मैं आपको जस्टिफाई कर पा रहा हूं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है? समझ में आया? Yes, sir. आप लोग थोड़ा बहुत अभी न्यूटन्स लॉ के बारे में जानते हो, दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब सोचो, ऊपर वाला ब्लॉक जब स्लाइड कर रहा था उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था, उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा था। कौन कर रहा था? नीचे वाला ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स। That means this was giving an action on this. For every action there is an equal and opposite reaction। ये भी तो आप लोग पढ़े होंगे। ये इसको जितने जोर से खींच रहा होगा, ये इसको उतने ही जोर से खींच रहा होगा। Are you getting? Contact forces are always equal and opposite। हाँ सर, ये भी समझ में आया। तो contact forces are equal and opposite, इसका मतलब ये हुआ जब मैं दोनों हाथ को रगड़ रहा हूं,
ये दोनों हाथ पे इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स आ रहे हैं। मान लो मैं ये हाथ को आगे की तरफ लिया तो इस हाथ पे पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स आया। जितना फोर्स आया इसके ऊपर आगे की तरफ उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स आया, इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब जब हम दोनों हाथ को रगड़ रहे हैं, दो ठो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों हाथ के बीच में, दोनों फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, विल दे कैंसल आउट ईच अदर? नो, two equal and opposite forces will cancel out a body only if they are acting on the same body. अगर एक ही बॉडी पे दो फोर्स आ रहे हैं तो they will cancel out। लेकिन हमारा तो फ्रिक्शनल फोर्स की कहानी कुछ अलग है। एक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है एक डायरेक्शन में, दूसरे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है कुछ अलग डायरेक्शन में। So the forces are acting in two different bodies. As the forces are acting on two different bodies, they do not cancel out. Why action and reaction do not cancel out each other? That is because they are not acting on the same body. Action एक बॉडी के ऊपर आ रहा है, रिएक्शन दूसरे बॉडी के ऊपर आ रहा है। Action reaction, though they are equal and opposite, they are not able to cancel out each other. Why? Because they are not acting on the same body. कोई एक बॉडी के ऊपर अगर दो फोर्स आएंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। But if action is acting on one body and reaction on other body, they will not cancel out each other. Similarly, frictional force on the two surfaces of contact being equal and opposite do not cancel out each other. Why? Because they are acting on two different surfaces. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes. Yes. But is they are acting on two different bodies, they do not cancel out, each other। एक ही बॉडी पे होते तो शायद कैंसिल कर लेते, अभी दो अलग अलग बॉडी पे आ रहे हैं, दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। हाँ, ये भी समझ में आया। अच्छा, अगर ये बात है तो चलो इस बात को थोड़ा और गौर करते हैं देखने के लिए कि आपको कितना समझ में आया। लेट मी शो यू हियर। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। सपोज नाउ आई गिव यू ए टिपिकल एग्जांपल जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कोई एक वॉल है, यहाँ पे कोई एक फ्लोर है, ठीक है, और यहाँ पे चलो मानते हैं कि ऐसा शेप का कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। दे आर ऑल इन कांटेक्ट, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा गैप मेंटेन किया हूँ। यहाँ पे कोई दूसरा वेज टाइप का बॉडी रखा है, वेज, ये वेज टाइप का बॉडी रखा है ऐसे। थोड़ा ध्यान से देखना, आई एम मेंटेनिंग लिटिल गैप। इनफैक्ट वो सारे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, सीधा हवा में नहीं लटकेगा ना, ये इसके साथ लगा हुआ है, ये इसके साथ लगा हुआ है, ये इसके साथ लगा हुआ है, समझाने के लिए इसे कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आई अप्लाई ए फोर्स समवेयर हियर, यहाँ पे मैं कोई एक फोर्स लगाया जबरदस्ती। अब जैसे इसको अंदर ढकेल दूंगा, जैसे जैसे ये अंदर जाएगा, क्या आपको पता चल रहा है ये ब्लॉक ए, ये ऊपर वाला ब्लॉक अपनी जगह रहेगा कि नीचे आ जाएगा कि ऊपर चले जाएगा? व्हाट यू से? ऊपर चले जाएगा। यहाँ ये बात सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऊपर चले जाएगा बोलने से पहले सर मत बोलो, खराब लगता है। सर ऊपर अभी नहीं जाएगा, बहुत देर में जाएगा। अब जैसे आप इसको पुश करते हो ये अभी ऊपर तक जाएगा। हाँ, ये भी समझ में आ गया। अब देखना है कि अब सारे सरफेस में रिलेटिव स्लाइडिंग हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं हाउ इज द फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हियर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर। दिस पॉइंट इज गोइंग इन, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंशियली आएगा इस सरफेस में और ऐसे आएगा। से दैट फोर्स इज F1। ये फोर्स F1 इसके ऊपर दिया कौन? फ्लोर दिया। For every reaction there is an equal and opposite reaction. The frictional force on the floor will be F1 in this direction. क्या बात समझ में आया? ये पॉइंट अब ये अंदर जाने वाला है तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स F2 आएगा, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? F2। अगर ये रबर का है, जैसे आप ढकेलोगे तो देखोगे ये एंड तो ऐसा ही है, ये एंड सिकुड़ गया है क्योंकि फोर्स इसको दबाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? मान लो कि रबर का है, इमेज को आप डालोगे, देखो ये धीरे धीरे रबर का पीस दब रहा है। क्यों? देयर इज ए फोर्स प्रेसिंग इट।
अगर आपको इतना बढ़िया से समझ में आ रहा है तो है कोई पहलवान जो बताएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द वॉल, अपवर्ड और डाउनवर्ड? चलिए सोचते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस वॉल, ये जो ब्लॉक ए है वो किधर जा रहा है? ऊपर। तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स कैसे आएगा? डाउनवर्ड। तो ऑन दी वॉल इट विल बी अपवर्ड ओनली। आर यू गेटिंग? The frictional force on the two surfaces of contact are always equal and opposite. यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट होगा, यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे उतना ही होगा, यहाँ पर इतना होगा यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट, हर जगह इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्सेस आएंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. ये चैप्टर ना, ये जो फ्रिक्शन चैप्टर है, इवन एट क्लास 11 लेवल यू विल सी देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस बीइंग टॉट इन द स्कूल्स बाय रिवर्ड टीचर्स, मेनी मिसकंसेप्शंस, और आप लोग उसी को उधार करके बोलते हो, जबकि देखना कि ये बहुत ही अलग है, जैसे हम लोग सोचते हैं वैसा है नहीं। खैर, I'll try to present all correct thing here, flawless physics। तो अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। We can very easily know what is the direction of frictional force when a body is sliding, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, जब कोई बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइडिंग का टेंडेंसी है, तो उससे हम फ्रिक्शनल फोर्स भी पता कर सकते हैं, लेकिन काफी जगह ये मुश्किल होता है पता करने में। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई पहलवान आदमी ऐसे खड़ा है, ये आदमी है, इसके टांगे ऐसे रखा है, जमीन पे ऐसे रख के खड़ा है और हाथ ऐसे रख के हीरो बन के खड़ा है। सोचो क्या उसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स है? ही इज एट रेस्ट, स्टैंडिंग स्टेशनरी, वो रेस्ट में है, वो स्लाइड नहीं कर रहा है, अभी रेस्ट में है। और सोचो कि टेबल के ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्या इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है? हम तो बोले फ्रिक्शनल फोर्स तब होता है कब? जब कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है या फिर स्लाइड करने का टेंडेंसी रखता है। हम देख रहे हैं कि ये ब्लॉक तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, रेस्ट में है, तो ये ना स्लाइड कर रहा है ना ही स्लाइड करने का टेंडेंसी है। टेबल स्मूथ रहेगा तब भी उसके ऊपर तो कोई ब्लॉक रख सकते हो, हाँ, तो इसमें कोई अभी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। ये आदमी भी तो रेस्ट में है, तो क्या हुआ? थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों पांव के नीचे प्यार से 2 केले के छिलका रख दो, अब क्या होगा? दे विल गो अवे एंड ही विल कम डाउन, है कि नहीं? दोनों पांव फिसल जाएंगे, मतलब ये दोनों पांव फिसलने की टेंडेंसी तो रखते हैं लेकिन फिसल नहीं रहे हैं। क्यों? कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन। अच्छा, तो इसके पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स है, किस डायरेक्शन में है? To know the direction of frictional force when the body is at rest, it's a challenge। सबके लिए हर केस में बहुत बड़ा मुश्किल होता है, आपको बहुत माइंडफुली देखना पड़ता है कि क्या होगा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। कोई बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है का मतलब नहीं है कि रेस्ट में है, ध्यान रहे। सर ये क्या उल्टा बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं स्लाइड नहीं कर रहा है, इधर बोल रहे हैं रेस्ट में भी, मतलब रेस्ट में भी नहीं है और स्लाइड भी नहीं कर रहा है। हाँ, when you are walking, are you sliding? When the car is moving, are the wheels sliding? No, is not there friction? Yes, there is friction। जब आप चल रहे हो आपके पांव के नीचे भी फ्रिक्शन है, but you are not sliding, you are having a tendency to slide, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो होना ही है। तो अब देखना है कि आदमी रेस्ट में, इसके पांव के नीचे फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एक आसान तरीका बताते हैं, कभी कभार यूज में आ जाएगा। What is the direction of frictional force on this man? We want to know the direction of फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस मैन, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, हमें इस आदमी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पांव पे कैसे आ रहा है जानना है। उठा दिया आदमी को नीचे, सोचो अगर केला का छिलका रख देते, ये पांव इधर को फिसल जाता, मतलब उसका फिसलिंग टेंडेंसी किधर को है? टुवर्ड्स राइट। क्यों नहीं जा रहा है? कोई रोक रहा है, कौन? फ्रिक्शन। ये पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा? ऐसे। सो यू सी नेट फोर्स 0 है, इसलिए रेस्ट में है, सिग्मा एफ एक्स 0 है ना, इसलिए रेस्ट में है।
तो हम देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स। अब मान लो कि एक पाँव के नीचे केला का छिलका दे देंगे, दूसरे में नहीं देंगे, ये तो नहीं फिसलेगा, अकेला ये फिसलेगा, है ना। अगर दोनों पाँव के नीचे केले के छिलके दे देंगे, दोनों फिसल जाएंगे। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ये ब्लॉक के ऊपर नहीं था लेकिन इसके ऊपर था। जानने की तरीका हुआ, एक सिंपल सा टेक्निक हुआ। सोचो कि वो सरफेस अगर स्मूथ होता तो किधर को फिसल जाता वो बॉडी, अगर स्मूथ होता। अगर टेबल स्मूथ है, क्या बुक उसके ऊपर नहीं रहेगा? टेबल के ऊपर तेल गिरा हुआ, बुक नहीं रहेगा? यस, बुक कैन स्टे एट रेस्ट, है ना। अगर हॉरिजॉन्टल टेबल है, बुक कैन इजीली स्टे ऑन दैट, तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये स्मूथ होता, ये पाँव इधर फिसल जाते, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग बिटवीन द टू सरफेसेस। आर यू गेटिंग? ठीक है, ओके। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स जानने के लिए आसान तरीका मिला कि अगर सरफेस को स्मूथ कर देंगे, कैसे फिसलेगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स है। काम चलाने के लिए ये काफी जगह आपको मदद कर लेगा। जैसे मैं आपको अगर पूछता हूं कि कोई ब्लॉक यहाँ पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट में रखा है, तो ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो क्या इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है? आप सोचोगे हाँ, अगर ये स्मूथ होता तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाता, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता? कैसे ऊपर जाता? अरे वही तो मैं देख रहा हूँ, तुम लोग सुन रहे हो कि हाँ जी कर रहे हो। अगर ये स्मूथ होता, ये ब्लॉक फिसल जाता, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है कि नहीं? हाँ, ये आपको समझ में आया। तो अभी फ्रिक्शनल फोर्स का और कोई बॉडी अगर रेस्ट में डायरेक्शन कैसे जानेंगे, जानने के लिए मैं आपको एक क्लू देना चाहता हूँ। चलो एक टर्म डिफाइन करते हैं, नया सा टर्म, कॉल इट अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, नेम इट एज FA। क्या है ये अप्लाइड फोर्स? द नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a body in a direction parallel to the surfaces of contact, is called अप्लाइड फोर्स। ये क्या है सर? बस ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्लू है, बुक में नहीं है। और मेरा तरीका पढ़ाने का ऐसा है, अगर किसी भी सिचुएशन में हम अप्लाइड फोर्स क्या है पता कर लेंगे, तो बाकी फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सब कुछ उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स क्या है? तो अप्लाइड फोर्स क्या है? द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट। ध्यान से देखो, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक किसी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अब ये ब्लॉक को, हाँ, तो क्या हुआ है यहाँ पे? हम कहेंगे इसको कोई एक फोर्स ऐसे पुश कर रहा है। कितना फोर्स है? सपोज हम कहेंगे ये फोर्स कुछ 50 न्यूटन का है। अच्छा, और क्या एंगल में पुश कर रहा है? क्या एंगल में पुश कर रहा है? इट इज सपोज पुशिंग एट सर्टेन एंगल 60 डिग्री। हमें पता करना है। और ये ब्लॉक का मास कितना है? सपोज 4 kg। ठीक है ना? चलो देखते हैं ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं और उससे पता करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? एक 50 न्यूटन, एक उसका वेट कितना, mkg का मास होता है mg, और 4g। Here is a reaction force between the two surfaces of contact which is called normal reaction। हाँ, यही तो तीन फोर्स है। अच्छा, ये तीन फोर्स को ध्यान से देखिए और बताइए व्हाट इज दैट फोर्स which is parallel to the surface of contact, parallel to the surfaces of contact। कौन सा फोर्स है
जो कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट को पैरेलल है। ये है सरफेस ऑफ कांटेक्ट, इसको पैरेलल है। क्या आर पैरेलल है? नहीं, ये तो परपेंडिकुलर है। 4G नहीं। क्या 50? नहीं, 50 भी पैरेलल नहीं है, लेकिन 50 का एक कंपोनेंट है ना? देयर इज ए कंपोनेंट ऑफ 50 न्यूटन व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन। कैन एनीवन हेल्प मी? व्हाट इज दिस कंपोनेंट? इट इज 50 cos 60, है कि नहीं? तो आप कहोगे इस केस में अप्लाइड फोर्स क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स इज 50 cos 60, दैट इज 25 न्यूटन। हाँ, समझ में आया? ठीक। तो आप कहोगे ऐसा केस में अप्लाइड फोर्स इज 25 न्यूटन। लेट मी गिव यू अनदर केस। सपोजिंग हियर इज ए ब्लॉक। ये ब्लॉक इज ऑफ मास 4 kg and it is now pressed against a wall by a force of 200 न्यूटन। एक 200 न्यूटन का फोर्स इसको दबा के रखा है वॉल के साथ। And I want to know the applied force, but for that I have to see what are the other forces acting. Other forces are a reaction force here and a weight. I want to know what is the applied force. How to find the applied force? You say the applied force is the net external force. Net external force parallel to the surface of contact. There are 3 forces. Parallel to the surface of contact. ये है surface. इसको parallel करके 200 है क्या? नहीं। ये भी नहीं। ये 4G parallel है, तो हम कहेंगे it is 4G और 40 न्यूटन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Applied force is the net external force. Net external force parallel to the surface of contact. Net external force parallel to the surface of contact is called applied force. अच्छा, suppose I give you one more typical case. Supposing here is an inclined plane and inclination is theta. A block of mass m is kept on the plane. I want to know what is the applied force. You see, there are forces acting, and those forces, that is weight, can be resolved into 2 components. A component like this, a component like this, a normal reaction. What is the force parallel to the surface of contact? This one. ये force कितना है? mg sin ये तो applied force हो गया mg sin थीटा। हाँ सर, अप्लाइड फोर्स निकालना आता है सर, लेकिन हमें फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए था। आप अप्लाइड फोर्स निकालना बता रहे हो, यही अप्लाइड फोर्स आपको फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, कैसे? चलो देखते हैं। वी गो फॉर पॉइंट नंबर 5। वी गो फॉर पॉइंट नंबर 5। क्या कह रहा है? When there is no sliding between 2 surfaces, the frictional force on each body, the frictional force on each body is opposite to the applied force on it. Applied force on it. जब कोई 2 बॉडी के बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब अगर हमको कहा गया बताओ इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को है, आप कहोगे अप्लाइड फोर्स का उल्टा। इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है? अप्लाइड फोर्स ये है, इसका उल्टा। इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है? अप्लाइड फोर्स का उल्टा, है ना? और द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। 3 चीज की जरूरत था। फ्रिक्शनल फोर्स क्यों होता है, किस डायरेक्शन में होता है, कौन सा पॉइंट में होता है। अब चौथा पॉइंट बाकी रह गया, टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। बट बिफोर दैट लेट अस सी हाउ इज द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज, सपोज व्हेन ए मैन इज वॉकिंग
when a man is walking, what is the direction of frictional force on him? कोई आदमी चल रहा है और ये पांव उठाया, आगे जा रहा है, जाने वाला है, जा रहा है। बताओ उसके पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर को है? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? सोचो। देखो, अब देखो उसका पांव स्लाइड नहीं कर रहा है। यस नोटिस उसका पांव अभी स्लाइड नहीं कर रहा है। आदमी चल रहा है, पांव स्लाइड नहीं कर रहा है, तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स जानना है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा अप्लाइड फोर्स। ये पांव पे अप्लाइड फोर्स क्या है? ये बाय हिज लेग ही इज प्रेसिंग लाइक दिस। ये जो फोर्स है इसका कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज बिहेविंग एज अप्लाइड फोर्स। तो पांव पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? लाइक दिस। So when a man is walking, frictional force is in the direction of motion, है ना? वो जिधर जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स उधर ही है, उल्टा डायरेक्शन में नहीं है। और अगर हम अपना पुराना वाला तरकीब लगाएंगे तो पुराना वाला तरकीब क्या था? कोई सरफेस को स्मूथ कर दो और देखो पांव कैसे फिसल रहा है। अगर पांव के नीचे केला का छिलका रख देंगे, ये पांव के ऊपर, ये केला का छिलका के ऊपर पांव रख के अगर आगे बढ़ गया, उसका पांव फिसल जाएगा। सोच के बताइए, आगे की तरफ फिसलेगा कि पीछे की तरफ फिसलेगा? पीछे की तरफ। तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आगे, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है। क्योंकि आप लोग इतना बढ़िया समझ रहे हो तो मैं एक तीसरा तरीका भी बताता हूं आपको फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जानने का। तीसरा तरीका हुआ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते हो तो मैं बोल देता हूं। As long as no external unbalanced force is applied on a body at rest, the body remains in state of rest। ऐसा करके आप लोग पढ़े हुए इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स किसी बॉडी के ऊपर नहीं आता है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ये न्यूटन जी महाराज ने बोले हैं। अब हम सोचते हैं कोई बॉडी रेस्ट में है और एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो बॉडी चलेगा। किधर को चलेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स आया। ये सिंपल ऑब्वियस चीज है, एवरीवन अंडरस्टैंड्स। If a body is at rest and an external force acts on a body, obviously the body will move in the direction of the force applied। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, न्यूटन बोले नहीं है, हर चीज बोलेंगे क्या? हम लोग भी तो समझदार हैं। अब सोचो, मैं यहाँ पे खड़ा था, ऑल एट आई स्टार्टेड वॉकिंग, है ना? मैं चलने लगा, मैं यहाँ पे खड़ा था और मैं चलने लगा, तो मैं तो रेस्ट में था। आई ऑलवेज नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव। अब बोलो नहीं सर, आपका मस्कुलर फोर्सेस से आप मूव करो। माय मस्कुलर फोर्सेस और माय इंटरनल फोर्सेस, आई नीड सम एक्सटर्नल फोर्स। क्या आर देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? यस, माय वेट इज एक्टिंग डाउन, देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन ऑन मी, एंड इन एडिशन टू दैट एज आई एम वॉकिंग ऑन ए फ्लोर देयर मस्ट बी अ फ्रिक्शनल फोर्स। Had I moved due to my weight, I would have gone down, or due to my normal reaction, I would have gone up। लेकिन ना मैं ऊपर गया ना नीचे गया, मैं तो आगे गया। इसका मतलब मैं जो मूव कर रहा हूं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द वेट नॉर बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ द थर्ड फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, बिकॉज देयर आर थ्री फोर्सेस ओनली। ओके, देन व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? मैं रेस्ट में था, मेरे ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स आया, कुछ एक्सटर्नल फोर्स आया और मैं आगे की तरफ गया, देन हाउ मस्ट बी दैट फोर्स? आगे की तरफ। समझ में आ रहा है क्या? Yes, ये फिजिक्स चीज ऐसा ना भाई, फिजिक्स चीज ऐसा है, जब तक समझ में नहीं आएगा बहुत आसान लगेगा, समझ में आ गया तो धुआं निकल जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया तो धुआं निकल जाएगा। फिजिक्स चीज ऐसा है, जब तक समझो। ये कोई अगर आपका दोस्त बोलता है कि हमारे टीचर इतना मस्त पढ़ाते हैं कि पूरा समझ में आता है, आप खुश हो जाओ, वो आपका कॉम्पिटिटर है नहीं, वो आपका कॉम्पिटिटर है नहीं। क्योंकि फिजिक्स समझ में नहीं आने से आसान लगता है, आने से डिफिकल्ट लगता है। पढ़ेंगे आगे आगे हम लोग न्यूटन लॉ, तो देखोगे न्यूटन क्या बोलते हैं। तो खैर, व्हेन ए मैन इज वॉकिंग, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स पूछा गया है, तो हमें याद रखना है सॉल्यूशन, इट इज फॉरवर्ड। जब आदमी चल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। कोई साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है, ये है साइकिल का पीछे वाला व्हील, ये है साइकिल का आगे वाला व्हील, और ज्यादा साइकिल तो हम नहीं बना सकते, जितना बनाते हैं ये है एक बड़ा सा क्रांक, और आप देखोगे कि यहाँ से चेन लूज है,
ऐसा करके यहाँ पर पेडल वगैरह लगा है और यहाँ से कुछ ऐसे सीट वगैरह लगा है, हियर इज ए सीट, और कोई पहलवान बैठा है इसके ऊपर और ये पहलवान बैठ के साइकिल चला रहा है। छोटा पहलवान है, हाथ लंबे हैं, इसका हाथ कानून से भी ज्यादा लंबा है, तो ठीक है ये हाथ ऐसा है, मान लो आगे वाला फील्ड पे ऐसा कुछ लगा है, इधर से हैंडल लगा है, चलो ये हैंडल पकड़ के बैठा है, यस। अच्छा पेडल तक कैसे पहुंचेगा? हाथ पहुंचा देते हैं, पेडल हम तो पहुंचा सकते हैं कुछ भी फिगर में, और पांव पहुंच गया पेडल तक, पेडल मार रहा है, साइकिल चल रहा है। हमें पता करना है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट द फ्रंट व्हील एंड एट द बैक व्हील। सोचने की तरीका हजार है, कैसे सोचे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एट द फ्रंट व्हील और बैक व्हील। पहला तरीका हुआ मेक द सरफेस स्मूथ, दूसरा तरीका हुआ कि देखो क्या है अप्लाइड फोर्स, तीसरा तरीका हुआ अप्लाई न्यूटन्स लॉज। फाइन, सोचो कि अगर ये सरफेस स्मूथ होता, कौन? ये वाला सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता? ये वाला सरफेस स्मूथ होता तो क्या होता? ये कौन सा केस दिया गया है? मैन पैडलिंग ए बाइसाइकिल, पैडलिंग ए बाइसाइकिल, ठीक है। ओहो बाई में कैसा बाई हो गया ये, बाई बाय बाय, पेडलिंग ए बाइसाइकिल। अच्छा ये पेडलिंग कर रहा है, आप नोटिस किए होंगे ये जो ऊपर वाला चेन है टाइट रहता है क्योंकि ये घुमा रहा, नीचे वाला लूज रहता है लूज थ्रेड में टेंशन नहीं होता, इसका मतलब इस पे टेंशन कैसा है? आगे की तरफ। ये घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये घुमाने की कोशिश कर रहा है तो चक्का घूमने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो कहीं पानी गिरा हुआ है, ऑयल गिरा हुआ है, आप जोर से पेडल मारोगे, नोटिस करो साइकिल आगे जाएगा कि चक्का फिसलने लगेगा? चक्का फिसलने लगेगा। चक्का फिसलने लगेगा मतलब ऐसे घूमेगा, मतलब लोएस्ट पॉइंट पीछे की तरफ फिसलेगा। जब पेडलिंग करोगे लोएस्ट पॉइंट पीछे की तरफ फिसलेगा तो आपको दिखेगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट मस्ट बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट द बैक व्हील। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। अगर आप कीचड़ पे फंस गए हो, जोर से पेडल मारोगे, बड़े बड़े गाड़ी फंस जाते हैं, जोर से जैसे एक्सीलरेटर दबाता है चक्का फिसलने लगता है, मतलब चक्का का फिसलिंग टेंडेंसी पीछे की तरफ है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है। आगे वाले पे देखो, अब शायद आपको इमेजिन करने में मुश्किल होगा। अब सोचो आगे वाले के ऊपर, दो तरीके से बता रहा हूं, आगे वाले के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहा है। एक फोर्स इसके थ्रू से आ रहा है नहीं, और एक फोर्स यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, एक उसका वेट आ रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। अच्छा कोई व्हील है, मान लो ये एक व्हील है, उसको ऐसे अगर पुश करोगे तो ये सेंटर है उसका, कोई व्हील का सेंटर को अगर आप पुश करोगे तो ये घूमेगा क्या? विल इट रोटेट? नो। इधर पुश करोगे तो घूमेगा, इधर पुश करोगे ऐसा घूमेगा, सेंटर को पुश करोगे नहीं घूमेगा। तो ये वेट के चलते घूमेगा क्या? वेट भी तो सेंटर पे ही खींच रहा है, सेंटर को खींचोगे घूमेगा क्या? नहीं। ये भी फोर्स भी तो सेंटर से जा रहा है, तो none of these three forces are responsible for rotating this one। हाँ सर, तो फिर घूम क्यों रहा है? घुमाता कौन? चौथा फोर्स, कोरियो फ्रिक्शनल फोर्स। कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। किस डायरेक्शन में वो मालूम नहीं, लेकिन चक्का घूम रहा है। चक्का कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है। सोचो यहाँ पे कैसे फोर्स लगाएंगे कि चक्का ऐसे ऐसे घूमेगा। फोर्स कैसे होना चाहिए? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? पीछे की तरफ। यस, फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी बैकवर्ड, इसलिए तो ऐसे ऐसे घूम रहा है। बाकी तीन फोर्स तो घुमा नहीं सकते। और ये था न्यूटन्स लॉ वाला तरीका, है ना। और अपना तरीका क्या था? अपना तरीका क्या? अप्लाइड फोर्स। देखो तो इसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, कौन? ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, इनमें से कौन सा फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट है? ये फोर्स का कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। किस डायरेक्शन में है? इट इज इन सम डायरेक्शन लाइक दिस, है कि नहीं? So this is what is the applied force. Frictional force कैसे होगा? Opposite to frictional force. So when you are pedaling a bicycle, the frictional force on the front wheel is backward, and on the back wheel it is forward.
क्या बात समझ में आ रहा है? यस यस। इसलिए इसको इतना आसान मत समझना, ये फ्रिक्शन बहुत टेढ़ा चैप्टर है। अगर आप पेडलिंग नहीं करोगे तो फिर देखोगे पीछे वाले चक्के में भी, और अगर हार्ड पंप है तो ना आगे फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना पीछे फ्रिक्शनल फोर्स होगा। आगे फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं होगा, पीछे भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप पेडलिंग नहीं कर रहे हो, लेवल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है, ना पीछे फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना आगे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि बॉडी ना स्लाइड कर रहा है ना स्लाइड करने का टेंडेंसी रख रहा है। तो अब देखोगे जैसे पेडलिंग करना बंद किया, अब जो पेडलिंग करते हो ये चक्का घूम के आगे जाने की कोशिश करता है, थ्रू दिस फॉर्क ये आगे इसको पुश करने की कोशिश करता है, अप्लाइड फोर्स डेवलप होता है, फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। अगर जब पेडलिंग नहीं करोगे, ये बस घूमते जा रहा है, दोनों कनेक्टेड है, ये भी घूमते जा रहा है, नो पुशिंग पुलिंग फोर्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स। When you are not pedaling and your cycle is moving on a level road, no frictional force on any of the wheels. समझ में आया क्या? तो आपको मन में आ सकता है सर तो फिर एक बार साइकिल चल रहा है तो चलते रहना चाहिए, रुकता क्यों है? एक बार पेडलिंग मारो और छोड़ दो, चलता रहेगा। उसके लॉजिक समझने के लिए आपको थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर तब आपको समझ में आएगा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ द रिटार्डिंग टॉर्क। किसी दूसरे क्लास में इसको बताएंगे, फुर्सत में जब मस्ती करने की मूड में होंगे तो तब बताएंगे, ठीक है, कैसे होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं, एक स्टील बॉल है और एक रसगुल्ला है, दोनों को बराबर वेलोसिटी से फेंक दोगे, कौन ज्यादा दूर जाएगा? स्टील बॉल की रसगुल्ला? यस। रसगुल्ला की केस में उसका नीचे वाला हिस्सा ऐसा हो जाने के कारण जब ये घूम के आगे जाने की कोशिश करता है, उसका वेट उल्टा घुमाने की कोशिश करता है, जल्दी रोक देता है, स्टील बॉल ज्यादा दूर जाता है। एग्जैक्टली सेम थिंग, साइकिल के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, इसीलिए रुक जाता है। अगर स्टील साइकिल के ब्रेक लगाने से क्या होता है सर? उस साइकिल के ब्रेक लगाने से इतना जल्दी रुक कैसे जाता है सर? हाँ, ब्रेक लगाने से रुकता नहीं है साइकिल, ये हमारा गलतफहमी है कि हम ब्रेक लगाने से साइकिल रुक जाता है। ब्रेक लगाने से साइकिल नहीं रुक सकता। साइकिल रुकता है बिकॉज ऑफ द फ्लोर। मान लो आप साइकिल में आए, देखे सामने तेल पड़ा हुआ है, भर भर के तेल पड़ा हुआ है, यू अप्लाई योर ब्रेक, योर व्हील्स विल स्टॉप रोटेटिंग, दे विल स्टॉप रोटेटिंग, बट विल योर साइकिल स्टॉप? इट विल स्लाइड। आपका साइकिल आपकी ब्रेक के चलते नहीं रुक रहा है, आपकी ब्रेक के चलते व्हील्स घूमना बंद करते हैं, साइकिल रुकता है नीचे का फ्रिक्शन के लिए। समझ में आ रहा है? अगर नीचे तेल गिरा हुआ है, आप बहुत जोर से दौड़ के आए, स्पीड में आए, ब्रेक लगा दिए ऑयल के ऊपर, will you stop? Wheels will stop rotating, but then your cycle will not stop, it will go sliding, है कि नहीं? साइकिल रुकता है because of the frictional force, साइकिल चलता है because of the frictional force। इसीलिए तो मैं शुरू में लिखा था, it is a necessary evil, frictional force is a necessary evil। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता हम नहीं चल सकते, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण चप्पल घिस रहा है, दो चीज है, नेसेसरी एविल। नहीं फ्रिक्शनल फोर्स होता हम नहीं चल सकते। ये पेन को मैं इसे पकड़ा हूं, मैं फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो इसको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अभी ये फिसलने की कोशिश कर रहा है और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन इसको रोक के रखा है। फ्रिक्शन नहीं होता और मेरे हाथ में ऑयल डाल दोगे, ये फिसल जाएगा नीचे। आई कैन नॉट होल्ड द पेन विदाउट फ्रिक्शन, मुझे चाहिए भी, लेकिन बड़ा प्यारा सा दुश्मन है मेरा, ये पेन घिस जाता है, चप्पल घिस जाता है, करोजन इरोजन होता है ना, बहुत सारे मुश्किल से होते हैं फ्रिक्शन के चलते। तो इसलिए फ्रिक्शन को कहते हैं नेसेसरी एविल। कोई टेबल को एक जगह से दूसरी जगह ढकेल के लेने में वो हमें अपोज करता है, रोकता है, मुश्किल होता है। नहीं तो आसानी से घर के सामान हम इधर उधर कर सकते, फ्रिक्शन नहीं होता तो फ्रिक्शन हमें अपोज करता है, इट्स एविल। लेकिन नहीं होता फ्रिक्शन तो कहां हम चल पाएंगे? देयर आर सो मेनी थिंग्स विल सी। आपको इमेजिन करना है कि डे टू डे लाइफ में हाउ यूजफुल इज योर फ्रिक्शन एंड हाउ इट इज बिहेविंग एज एन एविल। डे टू डे लाइफ में सोचो तो, कोई रस्सी को पकड़ के आप चढ़ सकते हो क्या अगर फ्रिक्शन नहीं है तो? नो, हाथ फिसलने लगेगा, हाथ फिसलने लगेगा। क्या आप कुछ खा के पेट में ले सकते हो? वो फ्रिक्शन के चलते मसल इसको ऐसे करके अंदर भेज रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, जो भी खाया सब आके यहाँ पे बैठ जाएगा, है कि नहीं? फिर आपको क्या है कि लकड़ी डाल के अंदर ढकेलना पड़ेगा,
ऐसा नहीं होता है। तो फ्रिक्शन के चलते ये अंदर जा रहा है, आप लिख पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो। हाँ सर, अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता तो क्या तकलीफ होता? हम लिख पाते क्या? ये पेन को अभी इसके ऊपर मैं घिस रहा हूँ, फ्रिक्शन कम है बोल के मैं खींच ले रहा हूँ। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता तो पेन चलेगा क्या इसके ऊपर? तो पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा ही नहीं। मॉडरेट फ्रिक्शन इज ऑलवेज डिजायर्ड। कोई कार जब चला रहा है, क्या चाहिए उसको? कोई रेस में दौड़ रहा है, सोचो कोई रेस में दौड़ने वाला है, उसका जूता का निचला हिस्सा जो है जूता का, वो रफ होना चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए? That means frictional force is helping him to run. जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा वो इतना जोर से दौड़ सकता है, because that was the external force which was enabling the man to move. So with what acceleration a man can run, what maximum acceleration a man can run, that is the maximum frictional force he can avail by his mass. इससे ज्यादा एक्सीलरेशन में वो दौड़ नहीं सकता। इससे ज्यादा एक्सीलरेशन में दौड़ने की कोशिश करेगा, पांव फिसल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है उतने के हिसाब से। कोई कार कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन में जा सकता है? अब बोलोगे उसका इंजन के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, ये तो नीचे का सरफेस का रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है, हमें दिखता नहीं है। अगर कोई एक स्मूथ सरफेस पे वो हाई पावर वाला इंजन वाला कार को छोड़ देंगे, वो एक्सीलरेटर दबाएगा, चक्का वहीं फिसलते रह जाएगा, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं जाएगा। आगे जा रहा है, वो सोच रहा है इंजन के लिए जा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे ये हर जगह हमारा काम बनाता है तो काम बिगाड़ता भी है ना। आगे बहुत सारा इवेंट्स देखेंगे फ्रिक्शन कैसे होता है। तो क्या पता चला अभी, when there is no sliding between two surfaces, the frictional force on each body is opposite to the applied force on it. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑपोजिट टू दी अप्लाइड बॉडी। अब हमें नेक्स्ट देखना है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान रखना, क्या है ये? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मैं फ्रिक्शनल फोर्स को FF लिखूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब व्हाट इज द लिमिट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, कितना हो सकता है ये, व्हाट मैक्सिमम इट में हैपन। क्या लिखेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को हम लिखेंगे ऐसे, थोड़ा एक मिनट। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो तुम भागो, तुम जाओ भैया, तुम भी जाओ। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को एक सिंबल दे देते हैं, उसी सिंबल से लिखेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को सिंबल दे देंगे FL। The maximum frictional force that may exist, the maximum frictional force that may exist between two surfaces of contact, two surfaces of contact is called the limiting frictional force। दो सरफेस के बीच में कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यस, दो सरफेस के बीच में कितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, अब ये ब्लॉक किसी एक रफ सरफेस पे रखा है, मैं आया कोई एक फोर्स लगाया, जब मैं लगाया फोर्स 1 न्यूटन, मैं देख रहा हूँ कि ब्लॉक चल नहीं रहा है। अरे मैं पुश कर रहा हूँ, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कोई रोक रहा है। कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मेरे को रोक रहा है। मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ब्लॉक मूव नहीं किया, क्योंकि देयर वाज ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अपोजिंग द रिलेटिव स्लाइडिंग। तो क्या बता सकते हो, मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? More than 1
More than 1 Newton. अरे मोर देन 1 न्यूटन होगा तो फिर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन ओनली। Equal to 1 Newton. Yes. The body is at rest. Sigma Fx must be 0. 1 Newton must be equal to frictional force. तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 1 न्यूटन। इसीलिए मूव नहीं कर रहा है। मैं इसको 2 न्यूटन बनाया तब भी मूव नहीं किया, क्या हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स मूव नहीं किया, 2 न्यूटन। सो सरप्राइजिंग, फ्रिक्शनल फोर्स का कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, बदल रहा है। ये बदल रहा है, जैसे जैसे मैं अपना फोर्स बदल रहा हूँ ये बदल रहा है। मैं 4 न्यूटन लगाया और मैं देखा कि ये तब भी मूव नहीं कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज स्टिल बैलेंसिंग, माय फोर्स मींस नाउ इट इज 4 न्यूटन। मैं सडनली घटा के इसको 1 न्यूटन कर दिया, ये सडनली घट के 1 न्यूटन हो गया, क्योंकि 4 न्यूटन में ढकेलने से नहीं जा रहा था, 1 न्यूटन में ढकेलने से कहां जाएगा? नहीं जा रहा है, मतलब माय फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाय दिस। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज काउंटर बैलेंसिंग माय फोर्स। आई गो ऑन इंक्रीजिंग द फोर्स। फिर मैं क्या किया? मैं फोर्स को बढ़ाते गया। एक समय आया जब मैं इसको 40 न्यूटन फोर्स दिया तब भी ये मूव नहीं किया। जब मैं इसको किया 40.0001 तब ये धीरे धीरे चलने लगा। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? 40 न्यूटन। 40 Newton. Yes. So the limiting frictional force, that is the maximum frictional force that may take place between these two surfaces is 40 Newton. But the frictional force is not 40 Newton. मैं 5 न्यूटन देता हूं तो ये 5 न्यूटन है, मैं 10 न्यूटन देता हूं तो ये 10 न्यूटन है। कितना मैक्सिमम हो सकता है? कितना मैक्सिमम हो सकता है ये फ्रिक्शनल फोर्स? वो फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू है जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं आपको 10 रुपया दिया हूं, मैं आपको कितना मैक्सिमम दे सकता हूं? आर नॉट दे टू डिफरेंट थिंग्स, एग्जैक्टली लाइक दैट, है ना? तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है और कितना हो सकता है, आर टू डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 40 न्यूटन, लेकिन जब मैं लगाया 5 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? 5 न्यूटन। मैं किया 15, ये बन गया 15। मैं किया 25, ये बन गया 25। मैं किया 40, ये बन गया 40। मैं किया 41, ये 40 में लटक गया और ये ब्लॉक आगे जाने लगा। अब फ्रिक्शन इसको रोक नहीं सकता। Are you getting my points? Yes, sir. Yes. The maximum frictional force that may exist between two surfaces of contact is called limiting frictional force. मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? वो ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब चलो देखते हैं कि कौन डिसाइड करता है ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। अब पता चला ब्लॉक यहाँ पर रखे, हम देखें कि जब इस ब्लॉक के ऊपर में 40 न्यूटन फोर्स दिया, ये चल तो नहीं रहा था बट चलने की एकदम कगार पे था, क्योंकि फोर्स मेरा अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स के रोक नहीं पाएगा और चलने लगेगा। जब मैं 40.001 न्यूटन दिया फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इसको और रोक नहीं पाया क्योंकि ये मैक्सिमम 40 न्यूटन हो सकता है, तो मैं इसको धीरे धीरे ढकेलते हुए ले गया। अब आई रिपीट द एग्जांपल अगेन। मैं फिर से 1 न्यूटन दिया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते गए 40 पहुंचा, ये भी पहुंचा 40। अब मैं क्या किया, इस हाल में एक लड़का को बुला के यहाँ पे बैठा दिया। नाउ एट 40.001 ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नो। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बदल गया। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है वो बदल गया। अरे कैसे बदल गया? लड़का ऊपर बैठा, कोई मंत्र मारा क्या? अरे नहीं, मंत्र कुछ नहीं मारा, बैठ गया तो ये दब गया तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोज। When molecules come close, the force becomes stronger. Now there is a strong opposition to the relative sliding. Are you getting my points? Yes, sir. Yes. अब हुआ क्या? अब हम 40.001 दे रहे हैं, चल नहीं रहा है। फिर हम बढ़ाते गए जब I make it, when I make it 400, when I make it 400, तब मैं देखा शायद ये चलने वाला हिल डोल रहा है। फिर 400.001 किए तो देखा कि धीरे धीरे चल रहा है। मतलब ये लड़का इसके ऊपर बैठा हुआ सिचुएशन में लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 400 न्यूटन। बिना लड़का बैठा हुआ 40 न्यूटन। ओहो,
मतलब कोई लड़का इसके ऊपर बैठ के दबा देता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब आप कितने जोर, मान लो ये लड़का दूसरा लड़का को बुला के बैठा दिया यहाँ पर, अब तो ये भी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इससे भी ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? जितने ज्यादा वजन इसके ऊपर रखते जाओगे आपका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. इसका मतलब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ का, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ का, ये संभव किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कितना नॉर्मल रिएक्शन है, जितने ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतने ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या देखे हम लोग? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? The maximum frictional force that may exist between two surfaces of contact is called limiting frictional force. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? It depends on the normal reaction between the surfaces of contact and और एक चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। सोचो पहला वाला ब्लॉक अगर कोई ग्लास टेबल के ऊपर रखा है, 40 न्यूटन दिए और 40.001 के चलने लगा। मान लो कि सेम ब्लॉक को कोई रफ कंक्रीट फ्लोर के ऊपर रख देंगे, हो सकता है कि ये 40 न्यूटन में ये नहीं मूव करेगा, है कि नहीं? ज्यादा फोर्स चाहिए, ग्राउंड पे रख देंगे, यू नीड मोर फोर्स। व्हेन यू कीप इट ऑन ए मोजाइक फ्लोर और मेक इट ऑन ए कंक्रीट सीमेंट फ्लोर, द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस आर डिफरेंट, है कि नहीं? मार्बल फ्लोर पे रखेंगे, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स विल बी नॉट मच, बट कंक्रीट फ्लोर पे रखेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मोर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन एंड बिटवीन द टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट एंड द नेचर ऑफ surfaces in contact। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपको क्या लग रहा है, ये फ्रिक्शन बड़ा डेंजरस चैप्टर है कि मजेदार चैप्टर है? मजेदार है। बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज तो टाइम हो गया है, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।